जी क्वेश्चन नंबर कौन सा का था? 53। जी ऑनलाइन वाले हजरात अगर चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 53 एक दफ़ा पॉज करके ट्राई कर लें आधे पौने घंटे में, फिर वीडियो चला दें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2025। मोमिन मेज प्रोडक्ट्स आर सोल प्रोप्राइटर ओन्ड बाय मोमिन खान, specializes in food products. The following information has been extracted from MSP's record for the year ended 30 June 2025. Sale cost of sale, GP, admin expenses, financial charges, profit before tax. जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 rupees in thousand. आगे पहले बुलेट के लिए 2 लाइनें छोड़ दें, जरा क्लास पूरी होती है तो मैं पहला बुलेट करवाता हूं। दूसरा बुलेट, सेल में 1925 पड़ा है, इंश्योरेंस कंपनी से आया है। इंश्योरेंस कंपनी से आए हुए पैसे तो नहीं पड़े होते, असल में गेन लॉसेस पड़े होते हैं एसेट्स के। इंश्योरेंस कंपनी से आए हुए पैसे तो नहीं पड़े होते, गेन लॉस पड़े होते हैं। चलिए फिलहाल इसको उल्टा दें, 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा जो एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की। लेस इंश्योरेंस क्लेम, जी बोले, देख लेता हूं, वह मैं देख लेता हूं। अब 1925 इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं, निकालना वो होता है जो पड़ा है। कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑन 15 अप्रैल 2025 फॉर स्फीयर डैमेजेस टू मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, कॉस्टिंग 21 लाख। 21 लाख की मशीन थी, वो चाइना से मंगवाई थी, 21 लाख में खरीदी थी चाइना से, इसी साल खरीदी थी और 15 दिन में डैमेज हो गई। तो लिख लें यहां भी, जो बिजनेस एसेट बिजनेस में यूज हुए बगैर डिप्रिशिएट हो गया तो उसके बेचने को कैपिटल गेन के चैप्टर में डालेंगे। जो बिजनेस एसेट बिजनेस में यूज हुए बगैर डिप्रिशिएट हो गया, बिजनेस में यूज हुए बगैर डिस्ट्रॉय हो गया, जो बिजनेस एसेट बिजनेस में यूज हुए बगैर डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी डिस्पोजल को बिजनेस के चैप्टर में, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में डालेंगे। उसकी डिस्पोजल को कैपिटल गेन के चैप्टर में डालेंगे। चलें जी। अच्छा बताएं कि इंश्योरेंस क्लेम कितना आया? 19। इंश्योरेंस क्लेम्स को इनकम में डालते हैं या गेन लॉसेस को? तो फिलहाल इंश्योरेंस क्लेम उल्टा दें। अच्छा बात ना समझा करो, नोट करने में कोई कमी रहेगी उसकी तस्वीर खींच लिया करो, बात समझा करो पहले। कॉस्टिंग रुपीज 2100, अभी तो ऑनलाइन अपलोड भी हो जाने, वहां से भी नोट समझने पे फोकस करें। अच्छा मशीन अब अनफिट है, 15 अप्रैल को 1 अप्रैल को मंगवाई थी, 15 अप्रैल को डैमेज हो गई और इंश्योरेंस क्लेम भी आ गया 15 दिनों में। मशीन अनफिट फॉर यूज है और बाद में इसको हमने स्क्रैप के तौर पे बेच दिया 1 मई को, यानी इंश्योरेंस वालों से भी पैसे आए। ये क्या है, इनफ्लो है आउटफ्लो है? ये इंश्योरेंस कंपनी से आया। ये क्या है, पेमेंट। ये क्या है, पेमेंट। और ये भी इन फ्लो है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी इंश्योरेंस क्लेम में पैसे आए ना तो ये नहीं देखा जाता मशीन की फेयर वैल्यू क्या है। जब भी इंश्योरेंस क्लेम में कोई चीज आए तो फिर आपने देखना होता है इंश्योरेंस के पैसे कितने आए इंश्योरेंस क्लेम से, इंश्योरेंस कंपनी से, और इसके अलावा बाजार में जो स्क्रैप बिका वो कितने के। तो इंश्योरेंस क्लेम में डिस्पोजल होती है एसेट की, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू अगर गिवन हो, आज सवाल में गिवन भी नहीं है, अगर गिवन हो उसकी फेयर वैल्यू तो वो इग्नोर की जाती है। बल्कि इंश्योरेंस क्लेम में क्या देखा जाता है, बोलें? इंश्योरेंस क्लेम से कितने पैसे आए
और अगर बाजार में एसेट बेचा उससे कितने, द मशीनरी डीम्ड अनफिट एंड लेटर सोल्ड एज 425। अब एक सादा सी बात, आपने कितने की खरीदी मशीन, इंश्योरेंस की क्लेम कंपनी से 1925 आए और स्क्रैप बेच के 425 आए, लॉस ऑफ 1675। अच्छा ऊपर वाला डेटा काफी है टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए, लेकिन आगे देखें उसने क्या लिखा है, लॉस ऑफ 1675 एंड कॉस्ट ऑफ 42,000 इनकर्ड फॉर लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम इज इंक्लूडेड अंडर एडमिन एक्सपेंसेस। ये दो खर्चे कहां पड़े हैं, एडमिन एक्सपेंसेस में। अच्छा एडमिन एक्सपेंसेस ये जो है ना इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने के लिए, ये तो एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं जाना चाहिए। ये किनके वाला लॉस है, अकाउंटिंग वालों का लॉस है। ये किनके वाला लॉस है, अच्छा कैलकुलेटर पे चेक करने की जरूरत नहीं ये कैसे निकला, बस ये अगर एडमिन में पड़ा हुआ तो किनके वाला लॉस है, अकाउंटिंग वालों का लॉस है। और 42,000 इंश्योरेंस कंपनी के पास में गया, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी वालों मैंने क्लेम लॉन्च करना है, उन्होंने कहा फाइलें वगैरह जमा कराओ, लॉयर को लेके आओ, उस पर 42,000 रुपया खर्चा आ गया। तो ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा नहीं है, बेहतर है इस खर्चे को एसेट की जिस वक्त गेन लॉस निकाल रहे हो उसी वक्त ले लिया करें कि ये एसेट बेचने पे खर्चा आया है, तो एसेट का गेन लॉस निकालते हुए बेहतर है इस खर्चे को ले लें, नॉर्मल बिजनेस के खर्चों में ना पड़ा रहने दें। यानी आप कह सकते हैं ये खर्चा जेन्युइन है, माइनस हो गया हुआ है, पड़ा रहने दें, ये बात भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन बेहतर है अगर कोई किसी एसेट को बेचने में खर्चा आया ना, जैसे शेयर्स को बेचने में कमीशन देना पड़ता है, तो फिर वो बेहतर है कि शेयर बेचा 10 रुपए का, खरीदा था 8 रुपए का, 1 रुपए कमीशन दिया, वहां से नेट कर लिया करें। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम लेने के मुझे पैसे आए हैं, इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ी होंगी, इस 42,000 को बिजनेस का नॉर्मल खर्चा समझूं या एसेट की गेन निकालते हुए कंसिडर कर लो, एसेट का गेन। लेकिन ये तो उल्टा है ना, एज इट इज, ये अकाउंटिंग वालों का क्या है, लॉस है। ऐड कर दे अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना, लॉस अकाउंटिंग का लॉस पहले लिखिएगा 1675, और उल्टा दें लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करने के लिए 142, इन दोनों को एडमिन में पड़े हैं, उल्टा दें। हमें चीजें बिकने पे अकाउंटिंग लॉसेस चाहिए होते हैं या टैक्स वालों के गेन लॉसेस, टैक्स वालों के गेन लॉसेस। आप क्यों नहीं नोट करें, अच्छा जी इधर देखें भाई, अब सारे इधर अटेंटिव हो, पहले इधर देख लें। आमतौर पे फॉर्मूला होता है कंसिडरेशन इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन, लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम आए तो फिर कंसिडरेशन क्या लेनी है आप लोगों ने, एक्चुअल जो पैसे आए आपके। अब मुझे बताएं टोटल पैसे आए कितने, मुझे 1925, आगे आ जाए, प्लस 420, ये टोटल पैसे आए। टोटल गए कितने, 2100 मशीन खरीदने के और 42 इंश्योरेंस वालों से पैसे मांगने गए, तो उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई, तो डेट विल बी कॉल्ड एज माय कैपिटल गेन। जो हजरात लेट आए मैंने कहा वो बिजनेस, वो एसेट जो बिजनेस में यूज हुए बगैर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या हम उसको बिजनेस में यूज किए बगैर ही पड़ा बेच दें, पैक फॉर्म में पड़ा था ऐसे ही बेच दिया, सोचो इस्तेमाल नहीं करना, उसके बेचने को ले जाया करें कैपिटल। जिस तरह प्राइवेट कंपनी के शेयर जाते हैं वहीं पे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के साथ नीचे लिखिएगा डिस्पोजल ऑफ मशीन। ओके जी माय डियर, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सारी बातें 15 लाइनें छोड़ के नीचे, गेन या लॉस ऑन मशीन, सारे इधर 1 मिनट अटेंटिव हो। इंश्योरेंस वालों से कितने आए, 1925। इधर देखें, मैंने स्क्रैप कितने का बेचा, इट इज कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, 2100 मेन कॉस्ट है ना, एसेट की कॉस्ट तो बताएं, माइनस जैसे कैपिटल गेन में सेलिंग एक्सपेंसेस कमीशन वगैरह माइनस किया जाता है, तो इस तरह ये खर्चा है -42। चलें जी, ये कैपिटल गेन में ले जाएं, जिस तरह शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी जाने हैं वहीं जाया करना है ये। 1925 जमा 425 -2100 -42,
और ऊपर लिखा हुआ है गेन लॉस ऑन मशीन, और कैपिटल गेन के ऊपर लिखे नॉर्मल रिजीम, जहां प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह जाती है वहां। क्लियर? अब जरा सारी बात दोबारा सुन लें। जब भी कभी कोई एसेट बिक जाए तो उसका अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टाया करें, वो उसने इंश्योरेंस क्लेम भी अदर इनकम में डाल दिया और सेल में वो उल्टाना पड़ा था हमें, वो अलग से अजीब सा बात है। और टैक्स वालों का गेन लॉस निकाला करें। मैंने कंसिडरेशन में से WDV क्यों नहीं माइनस की? कंसिडरेशन ये हुआ करेगी, दोनों कंसिडरेशन में से WDV क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि एसेट मशीन बिजनेस में यूज ही, तो मजबूरी में फिर कंसिडरेशन में से क्या माइनस कर दी? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 8,000 पेड फॉर यूज्ड इंग्रेडिएंट मिक्सिंग मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया। ओहो, मशीन इंपोर्ट करने की कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया, ये घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। दिस इंक्लूड ब्ला 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 छोड़ें बस। अच्छा, नीचे जाके देखें पुराने साल का बिजनेस लॉस या पुराने साल के डेप्सिएंट है? नहीं है, बस ठीक है, कोई नहीं। अब डेप्सिएंट साथ साथ माइनस करते रहे, कोई मसला नहीं जी। ऑल टाइम एड कॉस्ट ऑफ मशीन, उल्टा के इसकी कौन सी डेप्सिएंट माइनस कर दें? टैक्स वालों की। चलें, ये उल्टा दी। अच्छा मोहतरम, ये फुल स्टॉप वाली अगली चीजें ना पढ़ा करें, वो फुल स्टॉप वाली अगली चीजें उल्टाते हुए बस उल्टाना क्या है? जो पढ़ा हुआ है। लेकिन ये आपने एडजस्टमेंट देखी थी, मजे की थी। इसमें उसने लिखा हुआ था ये भी पढ़ा हुआ है, और आगे फुल स्टॉप के बाद उसने खुद बताया ये भी पढ़ा हुआ है। वो तो फिर उसने खुद बता दिया था ना, वरना हमने क्या कहा? आमतौर पर इंक्लूड कौन सी फिगर होती है? सिर्फ पहली वाली। आमतौर पर इंक्लूड कौन सी फिगर होती है? पहली वाली। दिस इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 3 लाख। अच्छा, अब मैंने वर्किंग नंबर करनी है 3, जिसमें मुझे कॉस्ट चाहिए मशीन की। कॉस्ट है कितनी वैसे सवाल के मुताबिक? इसमें इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, अब आपने कॉस्ट निकालनी है मशीन की। इंपोर्ट ड्यूटी एसेट की कॉस्ट में पड़ी रहे या निकाल दें? पड़ी रहे। इंपोर्ट ड्यूटीज तो FR1 में पड़ा था, ये 16 में, इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमेशा एसेट की कॉस्ट में पड़े रहने दें। तो इसको पड़े रहने दें, डेप्रिशिएट हो रहा है तो होने दें। ये जो एडवांस में अगर आपने इनकम टैक्स पे किया ना इंपोर्ट स्टेज पे, तो इनकम टैक्स पे करना, बोले ना बिजनेस का खर्चा है ना एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। लिखें, इनकम टैक्स पे करना ना बिजनेस का खर्चा है ना एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। हाँ, अगर इनकम में डाला तो उसने। अच्छा जी, अभी लेट आने का मसला, अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, उधर कुछ और लिख रहे हैं, देख खुद उधर से रहे हैं, अपनी मर्जी से टाइम पे खुद नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब कॉस्ट बताएं कितनी है? 8,000। 300 पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दें। 500 कॉस्ट का पार्ट बनाएं या 500 को माइनस कर दें? मैंने लिखवाया था कि इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स पे करना ना बिजनेस का खर्चा है और ना 8,000 माइनस 500, व्हाट इज द कॉस्ट? अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, यहां छोटा सा लिख जाइएगा सवाल में कि 500 को मैंने एंड पर सिक्के वाली पेंसिल से लिख जाइएगा, क्या करना है? माइनस। या फिर जो जो एडजस्टमेंट आखिर में आनी है ना, उस पे सिक्के वाली पेंसिल से पेपर में स्टार डालते रहिएगा, या हल्का सा ऐसे ही कोई हल्का सा ऐसे निशान डाल दीजिएगा ताकि आपको बाद में नजर आ जाए। कोई ऐसा मना तो नहीं होता पेपर में इस तरह की बातें करना? मेरा नहीं ख्याल मना होता है। बॉल पॉइंट से ही ऐसे निशान मार जाइएगा बस, इस 500 को न्यूमेरिकल के एंड पे लेके जाना है। अच्छा, इसको एंड पे माइनस करेंगे जी। इनिशियल अलाउंस 25% रेट लगा के बता दें, बस आप लोगों को आते हैं रेट। 18 हमारे साल की डेप्रिसिएशन नोट करें। कल क्लास 8 बजे शुरू होगी इंशाल्लाह, इनको बताया मैंने।
और फिर कल बस हम आखिरी क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में किसी दिन बुला लेंगे आपको, अगले हफ्ते में 3-4 घंटे के लिए। लेकिन डेली अगर आप लोग इधर कॉलेज हुए तो 10-15 मिनट में कोई ना कोई न्यूमेरिकल करते रहेंगे, वो फिर यूट्यूब पे भी भेज दिया करेंगे। अगर आप इधर हुए तो मैसेज कर दिया करेंगे कि आ जाएं अटेंड कर लें। तो 5-6 दिन न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, 15-15, 20-20 मिनट की डिस्कशन। ओके अब इन दोनों को माइनस कर दें। इन दोनों को अगर पुराने साल के लॉसेस हैं तो इन दोनों डेप्रिसिएशंस को किसी वर्किंग में फेंकेंगे फिर हम, लेकिन अभी पुराने साल के लॉसेस तो डेप्रिसिएशन साथ साथ माइनस करते रहें। अच्छा वैसे लिफाफे में डालना सीख लें, लिफाफे में डालना सीख लें, लिफाफे में डालते रहें। वर्किंग नंबर 4, वो तो 3 है ना, वर्किंग नंबर 4, टैक्स डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस एंड टैक्स वालों की अमोर्टाई, ये 3 चीजें आती हैं। टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस बता दें, इनिशियल अलाउंस, और डेप्रिसिएशन बता दें मशीन पर, और इनिशियल अलाउंस 18। क्यों भाई हमने साइड पे रखी है? हो सकता है हमारी आंखों को धोखा लगा हो और पुराने साल का लॉस हो और हमें सवाल में नजर ना आ रहा हो, तो बाद में अगर नजर आया तो फिर इस डेप्रिसिएशन को कब माइनस करेंगे? बोले ना, पहले पुराने साल का फिर ये माइनस करेंगे। तो इसको इसलिए लिफाफे में डाल के रखते हैं साइड पे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 18 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है, क्या कर दें? ऐड कर दें। कितनी? 18 लाख 1000। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट प्लांट इज 22,000। इसको कहां डालूं? लिफाफे में डाल के रखते रहे। अभी ये टैक्स डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? मशीन के ऊपर या अदर और भी सैकड़ों एसेट्स होते हैं बिजनेस में, और भी सैकड़ों एसेट्स होते हैं। कितनी? 22,000। अभी भी इसको यहीं पड़ा रहने दें, फिर वक्त आने पर इसको न्यूमेरिकल में माइनस कर देंगे लाके। अच्छा जी, अब वो हजरात आ गए हैं जिन्होंने आना था, तो हमने ये एक एडजस्टमेंट रोक के रखी हुई थी। अच्छा वैसे ही एक बात बता रहा हूं, आमतौर पर दुकान में जो सेल्स टैक्स लगता है वो ग्रॉस अमाउंट पे लगता है या डिस्काउंट माइनस करके लगता है? डिस्काउंट माइनस करके, क्योंकि सेल्स टैक्स के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चीज पे जो 18% रेट लगता है ना, वो तब लगता है जब डिस्काउंट ट्रेड वाला उसमें से माइनस हो चुका हो। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक चीज की फेयर वैल्यू है 200 रुपए और दुकानदार ने मुझे उस पर डिस्काउंट दिया। दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया, कहते हैं यार ऐसा करो तुम ना 10% डिस्काउंट ले लो, 10% डिस्काउंट ले लो। कितने रुपए? 20 रुपए। चलो तुम 15% डिस्काउंट ले लो, 15%। बोले जी 30 रुपए डिस्काउंट। चीज कितने की पड़ी? 170 की। अब इसमें सेल्स टैक्स डाला जाता है। सेल्स टैक्स कैसे निकाला जाएगा? 170 इंटू 18%, एग्जैक्ट 30.6 और जवाब 139 नहीं, सेल्स टैक्स तो ऐड होता है। सेल्स टैक्स 170 की चीज है ना, वो 18% डाल के हमें कितने की बेचेगा? 200.6। अच्छा ये जो फेयर वैल्यू थी ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स थी या इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स थी? एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स।
तो याद रखिएगा सेल्स टैक्स चीज की प्राइस में डाला जाता है। डन। अच्छा, अब इसको नोट कर लें, वैसे ही जरा एक एग्जांपल नोट कर लें। ओके, भाई किसी ने भी अगली कोई क्लास मिस नहीं करनी। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ चैप्टर्स के अंदर, वो कल तो मैंने करवाने ही है, लेकिन जो हमारी अगले हफ्ते आखिरी क्लास होगी उसमें भी मैं वो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे जो भी होंगे, स्पेशली कुछ लॉसेस के चैप्टर के हैं, वो ज़रा देखना पड़ता है किस स्टेज के ऊपर आपको वो डिलीवर करना है। हल्की फुल्की बातें होती हैं, उनकी प्रैक्टिस करवानी होती है। अच्छा, सेल में 10,620 रुपये पड़े हैं, हम तो रुपीज़ इन थाउजेंड में करें ना। सेल में 10,620 रुपये पड़े हैं, नेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कोई मसला नहीं। इस बात को पेपर में इग्नोर कीजिएगा, इसमें डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं। सेल्स टैक्स वाले भी डिस्काउंट माइनस करने देते हैं, इनकम टैक्स वाले भी डिस्काउंट माइनस करने देते हैं। इसको नेट ऑफ डिस्काउंट पड़ा रहने दें, इसमें डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। इट इज नेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, कोई मसला नहीं। इट इंक्लूड्स 18% सेल्स टैक्स, इसमें क्या पड़ा हुआ है? 18% सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, आज एक बात सुने, सेल बिजनेस की इनकम टैक्स की नजर में सेल्स टैक्स डाल के नहीं होती, सेल्स बिजनेस की होती है सेल्स टैक्स निकाल के। बल्कि सेल्स टैक्स में भी हम इसी को पकड़ के इस पे 18% लगाते थे, इसको कहते थे असल सेल तो ये है। तो याद रखिएगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट में कोई फिगर ऐसी नहीं पड़ी होनी चाहिए कि जिसमें ये हमें शायबा हो कि ये फिगर 118 पे है। दिस फिगर शुड ऑलवेज बी एट 100, दिस फिगर शुड ऑलवेज बी एट 100। क्योंकि अगर मैं फर्ज करें एक बिजनेस की सेल है 1,18,000, अब अगर 1,18,000 में लूंगा सेल में, तो लोग समझेंगे कि 18,000 हमारा है, तो हम बिजनेस के ओनर्स को बताएंगे 18,000 तुम्हारा नहीं है, अमानत है। इसलिए इनकम टैक्स वाले कहते हैं सेल हमेशा कौन सी होनी चाहिए? जो यहां तक पहुंचते हुए पड़ी हो, जिसमें सेल्स टैक्स ना पड़ा हो। अब मुझे बताएं, इस 10,620 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं, बोले अच्छी बात है, अच्छी बात है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने में कोई मसला नहीं है, इसको उल्टाने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टाने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने लाइनें लिखवाई हुई हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं, इसको दोबारा माइनस करने की या उल्टाने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को मत छेड़ें, ट्रेड डिस्काउंट तो सेल्स टैक्स वाले भी माइनस करने देते थे, इनकम टैक्स वाले तो दूर की बात। असल में अगर आप पूछे ना इनकम टैक्स में ट्रेड डिस्काउंट क्यों मैं माइनस कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा, इसलिए अलाउड है ट्रेड डिस्काउंट। तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, बोले लेट इट बी नेट, नेट है लेट इट बी, नेट रहने दें। इसमें पड़ा क्या हुआ है? अच्छा, सेल्स टैक्स अगर इसमें पड़ा हुआ है 18%, तो मुझे बताएं अब ये 18 हमारे बिजनेस ओनर्स का है, ये तो गवर्नमेंट का है, तो 18% मेरी सेल्स में नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर पड़ा रहा तो प्रॉफिट में पड़ा रहेगा, उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि ये तो टैक्स मैंने, ये तो कोई और ही टैक्स है। डन। इट इंक्लूड्स 18%, इंक्लूड्स। आप बताएं ये फिगर इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? ये फिगर 118 पे पड़ी है, तो यहां भी लिख लें एहतियातन, और वहां तो हमने लिखना ही है। ये फिगर 118 पे पड़ी है, मुझे सोनी चाहिए, मुझे
18 चाहिए। ये फिगर किस, अच्छा ये फिगर इंक्लूड किस में है? इसमें। ये फिगर इंक्लूड किस में? अच्छा इसके ना 18% बताएं कितना बन रहा है? 1620। अब दो तरीके हैं, सारे इधर देखें, दो तरीके हैं। पहला तरीका, इंक्लूड है तो आप पूरा उल्टा दें 10620। ये भी सही है ना, इंक्लूड को उल्टाते होते हैं ना। एक तरीका ये है कि 10620 को क्या कर दें? उल्टा दें, यानी 118 वाले फिगर को उल्टा दें। फिर आप ये कीजिएगा पेपर में कि इसको उल्टाइएगा 10620 को, और प्लस करने के लिए जो फिगर निकालिएगा वो कीजिएगा 10620 डिवाइडेड बाय 118 ज़रब 100, उसको ऐड कर दीजिएगा उसको। अब दो तरीके बताएं, पहला तरीका बताएं पूरा। 10620 100 है या 118? तरीका नंबर 1, इस 10620 को यहां लिखें। इससे क्या होगा कि इस सेल में से सेल्स टैक्स वाली सेल निकल जाएगी, पूरी सेल 118 रुपए निकल जाएंगे। असल में बाकी सेल ना हमारी एग्जेम्प्ट होगी, ये भी सुन लें। सिर्फ एक ही सेल है हमारी जिसमें सेल्स टैक्स हमने लगाया है, बाकी सेल्स एग्जेम्प्ट होगी हमारी। अच्छा तो एक तरीका 10620 पूरा उल्टा दें, 118 माइनस हो गया, और फिर 100 को लाके डाल दें, तो फिर -10620 लिखेंगे और माइनस जो भी 8-9 हजार पे आ जाएगा, क्योंकि 10,000 उल्टाएंगे तो 8-9 हजार मेरे ख्याल से सेल्स होगी। फिर ऐसे ही है ना, 10,000 उल्टाएंगे तो 8-9 हजार सेल होगी। डन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये फिगर किस पे पड़ी है? 118 पे। मुझे किस पे चाहिए थी पड़ी होती? तो मैं जरा शॉर्टकट कर रहा हूं, -18। तो 18 कितना आ गया? 1620। इसमें बोलें क्या पड़ा हुआ था? नहीं डिस्काउंट को छोड़ें, अब वो तो नेट सही हुआ है। इसमें क्या पड़ा हुआ था? 10, यानी ये कितने पे पड़ा हुआ था? इसका मैं क्या माइनस करना चाह रहा हूं, लेकिन निकालने का तरीका ये है कि इट इंक्लूड, ये ऑलरेडी 118 में पड़ी हुई है। एक दो न्यूमेरिकल हमने सेल्स टैक्स में भी ऐसे किए थे, पता नहीं मशीन खरीदी थी, इट इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। वरना तो लिखा होता ना ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एक्सेप्ट अदरवाइज, लिखा होता था ना न्यूमेरिकल्स के नीचे। तो क्या लिखा है? दिस फिगर इंक्लूड्स। इसका क्या मतलब है? इस पर 18 लगा के 18 निकलेगा, ये ऑलरेडी 118 है, तो डिवाइडेड बाय 118 multiplied by 18। and what is the thinking at back end in my mind, why मैं 18 माइनस कर रहा हूं? ताकि मेरी सेल 100 पे आ जाए। लिखें यहां पे 18 इसलिए माइनस कर रहा हूं ताकि मेरी सेल 100 पे आ जाए। जी 18% कितना निकला है? 1620। लेस कर दें सेल्स टैक्स। अच्छा वाला न्यूमेरिकल चल रहा होता है, इंशाल्लाह 80-90% आपका हो जाया करेगा। कोई एक ऐसी बीच में चीज आती है ना तो परेशान ना हुआ करें, आप आगे दोबारा अपने नॉर्मल मोड में आ जाएं। रिवाइज करनी हुई एडजस्टमेंट तो नोट कर लें, यहाँ 30 मिनट्स पे वीडियो के रिवाइज कर लीजिएगा खोल के एक दफा। ये देखें जी, कहते ये फिगर जो है ना नेट ऑफ डिस्काउंट है, वो कोई मसला नहीं, ये फिगर नेट ऑफ डिस्काउंट है और इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। अब इस एग्जांपल में देखें, अगर आप 200 को डिवाइड करें 118 से और मल्टीप्लाई करें 18 से, तो ये फिगर आ जाएगी आपकी 30.6। करके देख लें बेशक। यही तो मैं बताया हूं कि ये 18 और 10% कोई 8% साइंस नहीं है हमारी जिंदगी में। इसमें 10% माइनस हो गया, सही माइनस हो गया है, वो मैंने आपको इसीलिए ये पहले करके दिखाया था अगर किसी ने ये सवाल पूछना है। अब ये फिगर डिस्काउंट के बाद वाली है, याद रखिएगा डिस्काउंट के बाद वाली फिगर पर उसने फिर 18 लगाया होगा। डिस्काउंट देने के बाद 18% लगाते हैं ना। तो अब ये जो फिगर है, दिस फिगर इज नेट ऑफ डिस्काउंट एंड इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको कहना है कि ये माइनस हुआ है, मैंने क्या लेट इट बी।
अब आप इतनी बड़ी रिवर्स वर्किंग ना कीजिएगा कि अगर आपने करनी है तो वो फिर 10620, 18 कितना निकले 1620, तो ये फिगर कितनी निकलेगी 9000, और 9000 फिर पड़ा हुआ है इस वक्त 90% पे, ये भी बड़ी साइंस है। 9000 90% पे पड़ा हुआ है, 9000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10%, फिर आपका डिस्काउंट निकलेगा, और फिर ग्रॉस में तो आखिरी साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। डन। तो होता क्या प्रैक्टिकली देखें, x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू y, y प्लस 18% ऑफ y इज इक्वल टू z। इस तरह का क्वेश्चन बनती है। तो ये जो आपने मुझे कहा है कि 10 और 18 को नेट करें, और ये इस तरह का तो कोई साइंस नहीं है, ये तो बड़ी लंबी बात है, इसको कुछ झटका तरीका लगा के 18 और 10 को नेट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो इतनी कॉम्प्लिकेशन सोचने को नहीं कहा। देखें हर कैपेबिलिटी वाला बच्चा बैठा होता है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, लेट्स रीड द एडजस्टमेंट अगेन। 10,620 की सेल में डिस्काउंट माइनस हुआ है, आपकी बला से जैसे मर्जी माइनस हुआ है, बस हो गया हुआ है, वेल एंड गुड, चलें आगे। डिस्काउंट माइनस हो गया हुआ है, लेट इट बी, माइनस हुआ रहने दें। ये 10,620 में 18% पड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज एट 118। आई डोंट नीड 18 बिकॉज 18 इज नॉट माई प्रॉफिट, 18 इज फॉर गवर्नमेंट। सो ये 118 में पड़ा हुआ है, मैंने 18 इसमें से माइनस कर दिया। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो? तो ये 18% माइनस कर दिया। चलेंगे आगे। सेल्स कमीशन पड़ा हुआ 3,25,000 पेड टू मार्केटिंग मैनेजर वाया बीरर चेक। अच्छा, बीरर चेक लिखें, इज लाइक कैश, ये क्रॉस चेक नहीं होता। बीरर चेक इज लाइक कैश। बीरर चेक असल में ये होता है कि उस पर नाम नहीं लिखा होता किसी का, लिखा भी होता तो क्रॉस नहीं हुआ होता, जो मर्जी जाके निकलवा ले। बताएं जी, वो साल, वो टी काउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, अकाउंट का टोटल भी 2.5 लाख से ज्यादा है, इसमें पेमेंट ही एक ही हुई है, और वो पेमेंट किससे ज्यादा है 25,000 से, तो ये टी काउंट खुद ही 2.5 लाख से ज्यादा है, तो अब इसमें इंडिविजुअल पेमेंट तो 25,000 से ज्यादा ही हुई है। तो ये पेमेंट किसमें हुई है, बोलें जिस टी काउंट का साल का टोटल, असल में ना इसमें ये टी काउंट ही एक है, इसका कैरी डाउन भी 3,25,000 है, और इसमें पेमेंट भी 3,25,000। तो जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से, उसमें अगर इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से और कैश वगैरह में पे हो जाए तो नॉट अलाउड। जी ऐड कर दें कितना, वो गाड़ी में कुछ चीजें चार्जिंग पे लगवा दें, उनसे मैसेज कर दें बस। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो एक दफा सवाल में पहले भी आया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये आपको वापस मिल जानी होती है। तो सिक्योरिटी जमा करवाते हैं ना, ये वापस, ये वापडा वालों को सिक्योरिटी जमा करवाई है, ये बिजली का मीटर लगवाते हुए, इसको ऐड कर दें, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। इंश्योरेंस है मोमिन खान की अपनी जाती इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो इसका मतलब है इसका फिर जाती खर्चा है या बिजनेस का खर्चा है। हाँ, अगर एम्प्लॉइज की हेल्थ इंश्योरेंस कराए फिर माइनस कर दीजिएगा, फिर कोई मसला नहीं, ये तो इसकी अपनी जाती इंश्योरेंस है। इसके साथ ड्राइंग लिख दिया करें, या एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर। जी बोलें 395। इंटरेस्ट एक्सपेंस में 6 लाख रुपया इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ा है, क्योंकि मैंने 50 लाख लोन लिया था बैंक से 1 जुलाई को, तो 50 लाख का 12% 6 लाख रुपया बनता है।
50 लाख पे 12% इंटरेस्ट मैंने बैंक को दिया है। अच्छा, ये वाला जो मिसमैच है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट की धज्जियां बखेर देता है। जब मैं एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ आप उधर लिख रहे हो, फिर जब मैं उधर लिख के अगली एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ फिर आप उधर लिख रहे, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट, फिर पूरा लेक्चर समझ नहीं आता इस तरह। अब अगर लिखना है तो छोड़ दें, पहले ये बात समझ लें, ताकि कोई 10 में से 9 तो समझ आ जाए ना घर जाते हुए कि एक ही छुट्टी हो। एक तरीके 10 की 10 ही छोड़ दो। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 6 लाख का 50 लाख के बैंक लोन पे। अब अगर ये 50 लाख बैंक लोन आप बिजनेस में इस्तेमाल कर लेना तो फिर ये खर्चा अलाउड है, इसको पड़ा रहने दीजिएगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है। सेक्शन 21 में कहीं नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट अलाउड है। 4 मिलियन लोन इस्तेमाल किए प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए कराची में, ताकि उसको किराए पे दें। तो ये तो प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के किराए पे देना, तो ये तो बिजनेस इनकम है ही नहीं। प्लॉट खरीद के किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम, तो ये तो प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया। तो मुझे तो ये 5 मिलियन में से जो 4 मिलियन लोन लग रहा है, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये लोन इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि इससे कोई ऐसा एसेट खरीदा जाए जिससे आपने कौन सी इनकम कमानी है, प्रॉपर्टी इनकम। तो ये प्रॉपर्टी का खर्चा लग रहा है। और अब अगर आपने इंटरेस्ट को अलग करना है तो 4 मिलियन जरा 12% भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा साल है ना, तो आराम से 4 मिलियन जरा 12%, तो पता चल जाएगा घर के लिए, प्लॉट के लिए कितना इंटरेस्ट इस्तेमाल हुआ। या फिर आप कह सकते हैं 6 लाख अगर 5 मिलियन पे है तो बताओ मेरे कैलकुलेटर 4 लाख पे के 4 मिलियन पे कितना है। लेकिन मजे की बात ये आगे पता चली कि 1 मिलियन जो लोन रह गया था वो भी मोमिन ने अपनी बेगम को गाड़ी लेके देने में इस्तेमाल कर दिया, वो भी बिजनेस में इस्तेमाल। अब ये 6 लाख का पूरा जो इंटरेस्ट और सूद आपने पे किया है, ये सारा का सारा आपके बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हुआ। जो बीवी को गाड़ी लेके देने में इस्तेमाल हुआ है उसको तो हम लिफ्ट भी नहीं कराएंगे पूरे न्यूमेरिकल में, अब यानी कि दोबारा रिक्लासिफाई कहीं नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बिजनेस का खर्चा क्यों नहीं है 6 लाख? क्योंकि इसमें से 40 लाख पर 12% लगाएं तो 50 लाख में से 40 लाख पर 12% लगाएं तो वो इंटरेस्ट कहां इस्तेमाल हुआ है? प्रॉपर्टी इनकम कमाने में, और बाकी जाती एसेट खरीदने में। तो ये तो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं। पहले इसको फौरन उल्टाएं तो सही। ऐड दोबारा वही लाइन लिखें, पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं, वो तो गाड़ी के लिए नहीं है, बस ठीक है, बिजनेस का नहीं है, खाली इंटरेस्ट लिखते हैं। क्या कह रहे थे? 4 की क्या आवाज आई थी? कहीं से आवाज आई थी 4। पूरा पूरा उल्टा दें, पूरा उल्टा दें। आप लोगों ने इस तरह तो नहीं करने की कोशिश करे 4 मिलियन इंटू 12% और 1 मिलियन इंटू 12%। कर सकते हैं इस तरह दोनों को, लेकिन उल्टाना तो ओवरऑल ही है ना फिर भी। और समझ आई? कोई फायदा नहीं है ऐसी उसका डिस्कशन का। आगे चले जी। अदर इनकम में रेंटल इनकम पड़ी है, पहले इसको तो उल्टाए ना, बाकी फिर बाद में देखते हैं। रेंटल इनकम तो नहीं पड़ी होनी चाहिए। लेस रेंटल इनकम 450। अदर इनकम में रेंटल इनकम 450 पड़ी है एंड 2 लाख पड़ा है। बेटा अब ये ना कहिएगा आपने कहा था फुल स्टॉप के पहली वाली फिगर सिर्फ उल्टानी है, उसने एंड लिख दिया साथ। अदर इनकम में ये और ये पड़ा हुआ है। ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स आना और रेंटल इनकम्स आना, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है या कोई और इनकम्स है? और पड़ी कहां हुई है? बिजनेस। ओके, अच्छा जी।
अदर इनकम कंप्राइज ऑफ रेंटल इनकम एंड नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फॉर सेम प्लॉट ऑफ लैंड मेंशन इन पॉइंट 4। अच्छा, उसको किराए पे भी दे दिया है। विच वॉज लीज टू किराएदार ऑन यकम सितंबर, यकम सितंबर को उसको किराए पे दिया है। अब ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस किए हैं 50,000। शुक्र है हमें ये अटेम्प्ट मिल गई। इस अटेम्प्ट में आई के अपने ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस नहीं किए हुए, लेकिन जो मैंने आपको कल दिखाई थी रात को, उसमें उसने गलती से कर दिए हुए थे, तो इसलिए हम इसी अटेम्प्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमने भी जो आपको कल सोल्यूशन शेयर किया है उसमें ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस नहीं किए। 20,000 ग्राउंड रेंट दे पे किया और 25,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं। These expenses have been included in admin and selling. ओ तेरी खैर, these have been included under admin and, ये एडमिन और सेलिंग में पड़े हुए हैं, तो ये बिजनेस के खर्चे हैं। हम फिलहाल कौन सी इनकम निकाल रहे हैं? बिजनेस इनकम। ऐड क्या क्या? ओ भाई इकट्ठा ही ऐड कर दें, बहुत होगी। 50, 25 और 20, 95, इसको ऐड कर दें। अच्छा, सॉल्यूशन में ना मैंने इस तरह किया हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा माइनस करके उन तीनों को इकट्ठा प्लस करके एक ही लाइन में कर दिया हुआ, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है इनकम्स को उल्टाएं। ये कौन सी इनकम्स हैं? प्लॉट किराए पे देने की। और ये खर्चे कौन से हैं? बिजनेस के हैं, प्लॉट किराए पे देने के। उल्टाएं खर्चों को, उल्टाएं इनकम्स को। अब रिक्लासिफाई करें। क्या चीज जी? वो उल्टा दिया ना। बिजनेस के खर्चों में इंटरेस्ट ऑन लोन पड़ा हुआ था ना भाई, तो ये इंटरेस्ट ऑन बिजनेस का खर्चा नहीं था, हमने उल्टा दिया हुआ। हमने इसमें से, इस 600 में से कुछ इंटरेस्ट किस लिए पे किया था? इनकम हम प्रॉपर्टी कमाएंगे। कुछ इंटरेस्ट किस लिए पे किया था? पर्सनल एक्सपेंस के लिए। दोनों इंटरेस्ट ही नॉट अलाउड है बिजनेस में। बिजनेस में तो दोनों इंटरेस्ट ही नॉट अलाउड है ना, कि नहीं? मेरा तो, मुझे तो यही लग रहा है 600 में से जितना इंटरेस्ट पे किया है प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए, वो भी बिजनेस में नॉट अलाउड। अभी तो हम बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं। और जो वाइफ की गाड़ी के लिए इंटरेस्ट इस्तेमाल हुआ है वो भी नॉट अलाउड। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक खूबसूरत सवाल आज करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। कमाल सवाल, इसमें सब कुछ रिवीजन हो जाएगी। ये देखें जी, रेंटल इनकम आई है प्लॉट ऑफ लैंड से, तो हाईलाइट करके बताएं ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9। वर्किंग नंबर कौन सी? 5। माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी। ग्रॉस रेंट कितना आया है? 450। एक मिनट, मुझे पहले सारा नोट कर लेने दे सारा। अभी भी कोई व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं? आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग इन क्लास। ग्रॉस 450, इन द एंड फिर सारे कॉन्सेप्ट ही खराब करके जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट सेक्शन 16 जाके घर जाके पढ़िएगा। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के केस में इग्नोर करते हैं। डेट्स वाई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। आपकी रेंटल इनकम 450 ही रही। अब इसमें से आपने माइनस करने हैं खर्चे। जहां तक खर्चों का ताल्लुक है तो खर्चे में तरतीब से चलते हैं। खर्चे में लैंड के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्शन 15A में कि रिपेयर अलाउंस इन केस ऑफ ओपन प्लॉट माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं एक्सपेंसेस में रिपेयर अलाउंस को 0 लिख रहा हूँ। अगला खर्चा सवाल ने दिया हुआ है 50,000 ग्राउंड लेवलिंग का। लेवलिंग का खर्चा मैंने कहा था सेक्शन 15 में हमें तो नहीं मिला कि 15A में कहीं के माइनस करने की इजाज़त हो। असल में यहाँ 15A को देखना पड़ता है कि अभी भी कुछ लोग व्हाइट बोर्ड के उधर देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, तो सेक्शन 15A में कहीं हमें नहीं पता चला कि ग्राउंड लेवलिंग का खर्चा माइनस करना हो। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट तो हमें यहाँ मिलता है, ग्राउंड रेंट माइनस करने की इजाज़त है। तो ग्राउंड रेंट एक नॉर्मल खर्चा है जी, बोलें 20। और एक और खर्चा भी है रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये भी माइनस करने की इजाज़त।
और अब मैं इंटरेस्ट भी माइनस करूंगा। इंटरेस्ट भी माइनस करने की इजाजत है। ये रिक्लासिफाई अब हम करने लगे हैं। प्रॉपर्टी के चैप्टर में देखें, पॉइंट नंबर ई, एफ और जी हमने पढ़ा था। कोई भी इंटरेस्ट आप लोन लेके प्रॉपर्टी के लिए लें तो वो इंटरेस्ट पहले माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट, लोन टोटल कितना था? लोन टोटल कितना था? नोट करने को मैं नहीं कह रहा अभी। लोन टोटल कितना था? 5 मिलियन। उसमें से प्रॉपर्टी इनकम में कितना इस्तेमाल किया? 4 मिलियन। लोन लिया कितना था? लोन लिया कितना था? लेकिन एक लिया 5 मिलियन था। इधर कितना इस्तेमाल किया? लेकिन सिर्फ उतना इंटरेस्ट माइनस कीजिएगा जितना अरसा प्रॉपर्टी इनकम कमाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये स्याप है। उतना इंटरेस्ट माइनस कीजिएगा जितना अरसा। अब मुझे बताएं, प्रॉपर्टी इनकम किस दिन से कमाना शुरू की? यकाम। तो इंटरेस्ट माइनस, बैंक को पूरा 12% दीजिएगा, लेकिन इधर कितना माइनस कीजिएगा? 10 बटा कितना? 400। और आखिरी चीज, रेंट कलेक्शन चार्जेस। बहुत कमाल रिवीजन होगी वैसे ये। लोअर ऑफ एक्चुअल कितने हैं? या 4% ऑफ 450? 18। व्हाट इज लोअर? चलिए नोट करें। बहुत कमाल रिवीजन होगी ये लैंड किराए पे देने की। रिपेयर अलाउंस नहीं माइनस करना बोले, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस माइनस नहीं करने, इंटरेस्ट ऑन लोन सारे 5 मिलियन का माइनस करना है, या जितना इसके लिए इस्तेमाल हुआ और जितने महीने प्रॉपर्टी किराए पे रही। और रेंट कलेक्शन चार्जेस तो हमें ऑलरेडी पता है लोअर ऑफ करके माइनस करने होते हैं। और एक और बात पता चली, वो क्या? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स लैंड के केस में इनकम में ऐड नहीं करते। कितने लोगों को 80-90% बातें याद थी या याद आ गई? हाथ खड़ा करें। ओके, चलें जी, टोटल कर दें। 12 12 और इनकम फ्रॉम बिजनेस 61,397। हाँ जी, हाँ टैक्स एक्सेप्शन नहीं माइनस की ना। वेल डन। अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले, अच्छा वो नोट करें अभी। अच्छा, अब मुझे बताएं, यहां पे सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करेंगे हमारे साल की डेप्रिसिएशन, वो पड़ी हुई है, फिर माइनस करेंगे पुराने साल की डेप्रिसिएशन। तो हमारे साल के डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस मिला के बता दें। 24719। 3678। जी आप फेस की तरफ आ जाए। किस पर्पस के लिए? अच्छा जी, आप बता दें जी। न्यूमेरिकल का फेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? फेस 36678। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी
12 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल रिजीम है 208। टोटल इनकम भी यही है, टैक्सेबल इनकम भी यही है, लेकिन टोटल स्लैश टैक्सेबल लिखा करें पूरा, माजरत टोटल मैंने पहले लिखना था जी। 36898। अब मोहतरम अटेंटिव रहिएगा जरा। अब हमारे 3 चैलेंजेस हैं, 3 चैलेंजेस जो हम टैक्स नॉर्मल तरीके से निकालते थे वो हमने निकाल देना है या उसको अंदर रखना है। इस चैलेंज का जवाब ये है उसको, क्योंकि इस सवाल में नहीं लिखा हुआ इग्नोर मिनिमम, इसलिए हम अगर बिजनेस की सेल 100 मिलियन से तो सेल का लगाएंगे 1 पॉइंट। अब एक फॉर्मेट देखिएगा, जो टैक्स आप नॉर्मल, ये ग्रेटर देन 10 मिलियन है ना, जो टैक्स आप ग्रेटर नॉर्मल तरीके से निकालते थे वो ये वाली फिगर है। वो कौन सी वाली फिगर है? ये वाली। एक फॉर्मेट सा स्केच सा जहन में बनाएं। इसको बाहर की बजाय मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि मैंने इस बिजनेसमैन को कहना है कम से कम सेल का मुझे 1 पॉइंट। वो और मसले कि आज सेल में 2 गलतियां भी हैं, सेल इंक्लूड उस दिन नहीं था ये मसला, आज सेल के साथ इंक्लूड भी लिखा हुआ है, सेल में 2 मसले भी होने भी सेट करना पड़ेगा, वो तो सेल एडजस्ट करना है, वो दूसरा चैलेंज है हमारा। और तीसरा चैलेंज आखिरी ये है कि अगर पिछले साल, ये बिल्कुल नया आया है, ये हमने किया हुआ एक बार क्लास में कि छोटे न्यूमेरिकल में किया हुआ है, अगर पिछले साल कोई टैक्स में आम तरीके से देना जा रहा था और गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, कम से कम इतना तो दे दो, और मैंने उसकी बातों में आके ज्यादा दे दिया, तो वो भी ब्रॉट फॉरवर्ड माइनस होगा इधर। अब आज हतमी फॉर्मेट देख लें सारे लोग, इसमें से आप लोगों ने माइनस कर दिया करने टैक्स क्रेडिट वगैरह, अगर कोई है वो तो आपको पता है आप माइनस करते ही होते। अच्छा, ये जो फिगर आएगी ना, ये फिगर, इसको आपने कंपेयर करना है सेल के 1.25% से। अब इधर देखिए, ये फॉर्मेट जहन में रह जाएगा, याद रह जाएगा पेपर में, जरा देखें फॉर्मेट टैक्स, और ये तो बताइए ना टैक्स नॉर्मल तरीके से सरचार्ज डाला, ये फिगर आ गई, बंदा 10 रुपए लेके आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम सेल का 1.25% तो ले आओ, फर्ज करें वो 2 रुपए निकले, तो अब आउटर कॉलम में क्या आएगा? 10 रुपए। तो बंदा ला कितने रहा था? 10 रुपए। बंदा ला कितने रहा था? 10। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम सेल का, तो वो फर्ज करें बना 2, तो ये देगा कितने? 10। अब सवाल ये है कि अगर पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड कभी आ जाए, वो जिंदगी में पहली दफा आया है, वो मैं आपको आज रेड मार्कर से यहां डाल देता हूं। पिछले साल का रेड मार्कर नहीं हमारे पास, वो पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड कहां डाला करना है भाई, ये बार बार अपने माइंड में पिक्चर खींच लें। ये पिक्चर समझ आ गई? क्या नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालें, उसको थोड़ा सा अंदर रखें और उसको कंपेयर करें सेल के 1 पॉइंट, और अगर मैं वर्सेस लगा दूं तो आपको इंशाल्लाह जहन में हमेशा रहेगी ये बात याद, यानी इसको इससे कंपेयर करना होता है। याद होगी? अब ये ला रहा है इतना, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कम से कम, लेकिन अगर ऑलरेडी ये ज्यादा हुआ, अब अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ ना, वो आप लोगों ने भाई अब याद रख लें, यहां माइनस किया करना है, ब्रॉट फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स। सो प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, हमारे पास रेड मार्कर नहीं था अभी, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आज की नई बात है, ब्रॉट फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स। बल्कि हल्का सा करके ना ऐसे फॉर्मेट, चले फॉर्मेट क्या बनाना, बस छोड़ें, मैं फिगर्स ही लिखता हूं। डन। अब कोई बंदा एक छोटा सा काम करे, जरा सोल्यूशन में जाके ना चुप करके नजर मारा है, चैप्टर 4 वाला टैक्स कितना बन रहा है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चैप्टर 4 वाला टैक्स कितना बन रहा है, टैक्स रेट के बाद लगा दीजिएगा।
सॉल्यूशन में जाके बता दें 15 और सरचार्ज 10% होगा और टोटल 263। अच्छा जी, अब ये तो टैक्स किस तरीके से हो गया बोलें, नॉर्मल। चैप्टर 4 में जाने की जरूरत नहीं, समझ आ गया ना भाई, नोट कर लेना यार, नोट कर लेना, ठीक है। अब एक ये नई चीज आई कि ये 17,263 ला रहा है, लेकिन इसने गवर्नमेंट को एक बात की है, गवर्नमेंट को कहे पिछले साल तुम लोगों ने जालिमाना तरीके से मेरे से मिनिमम टैक्स ले लिया था, उसका ब्रॉड फॉरवर्ड कितना पड़ा हुआ है, खुदा के लिए ये टैक्स मुझे माफ करो। ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स, आज इस लाइन का बड़े न्यूमेरिकल के फेस पर देखें कहां प्रेजेंट किया करनी है। ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स, सुन लें जी, सुन लें। ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स यहां पर 6,000। अब जवाब बताएं, 11। अब बताएं ये बंदा लेके कितना टैक्स आ रहा है, 11 किस वजह से? ये बड़ा तेज है, ये कहता है मेरा गवर्नमेंट इस साल का बनता है 17, लॉसेज नहीं पुराने सालों के माइनस करते थे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स है बस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऊपर ऊपर माइनस करते हैं, पता है आपको? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऊपर ऊपर माइनस करते हैं। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स है? तो टैक्स को टैक्स में से माइनस कर दें, तो याद रहेगा अब ये फॉर्मेट। ये जी एक फॉर्मेट है बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स की एडजस्टमेंट को स्टार लगा लें ताकि आपको याद रहे, आखिरी दिनों में रिवीजन के टाइम में सिर्फ इसी सवाल में ये टेस्ट हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स। अब जिस न्यूमेरिकल में भी एडजस्टमेंट आपको तंग करने वाली है उसे स्टार लगा लिया करें, बस आखिरी दिनों में वो देखनी है, और एडजस्टमेंट देखने का टाइम नहीं होगा पेपर में पूरे पूरे न्यूमेरिकल आखिरी दिन में। डन जी। आप बताएं ये ला कितना रहा था नॉर्मल तरीके से? 17,000 ला कितना रहा था, लेकिन इसने कहा गवर्नमेंट पिछले साल वाला 6,000 आपने मुझे वादा किया हुआ माफ करने, गवर्नमेंट ने कहा कर लो माफ, कर लो माफ। अब कितना ला रहे हैं? इसको कंपेयर करें इस साल की सेल के 1.25%। और एक बात सुने, अगर फिर दोबारा गवर्नमेंट ने जालिमाना तरीके से इससे ज्यादा ले लिया तो फिर इधर भी ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अगले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, सेल लिखा हुआ था सेक्शन 113 में कि सेल लेनी है सेल्स टैक्स के बगैर वाली, सेल लेनी है सेल्स टैक्स के बगैर वाली। अब इधर आए, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, अब मैं सेल को किसी और एंगल से देखने लगा हूं। अब मैं सेल को इस एंगल से नहीं देखने लगा कि सेल का न्यूमेरिकल पे क्या इंपैक्ट है, अब मैं देखने लगा हूं सेल का 1.25 लेने, तो सेल क्या होनी चाहिए भाई? फौरन ये 1925 माइनस करें, इसका तो बिजनेस की सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको तो फौरन निकाल लेना, इसको तो फौरन निकालेंगे सेल से। उधर भी निकाला था, न्यूमेरिकल के फेस पे भी निकाला था, लेकिन अब मैं सेल को दोबारा पकड़े ना, इसका 1925 पे 1.25% गवर्नमेंट को देना, ये तो इंश्योरेंस क्लेम है। तो किस सेल का 1.25% लेना है, रॉन्ग सेल का या करेक्ट सेल का? सेल में कितने मसले हैं? 2। एक सेल पड़ी हुई है डिस्काउंट के बाद, कोई मसला नहीं, सेक्शन 113 में जाके पढ़िएगा, उसने इजाजत दिया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो सकता है, हुआ रहने दें। सेक्शन 113 के एंगल से ट्रेड, सेक्शन 113 के एंगल से वही मसला जहां दोबारा खड़ा हो गया जो पिछले न्यूमेरिकल अभी खड़ा हुआ था कि सेल पड़ी होनी चाहिए सेल्स टैक्स के बगैर, उस पे 1.25 लगाना है। आप बता दें 138 में 10,620 मसला है या 1620 मसला है? पहले 10,620 और 1620 में फर्क बताएं क्या है? 10,620 क्या है? 118, और 10,620 तो 1620 क्या है? 18। आप बताएं, मैंने सेल पे लगाना होता है ना 1.25%, सेल कौन सी वाली? सेल्स टैक्स डाल के या डाले बगैर? मैं क्या करूं, यहां से माइनस
10620 करूं या खाली 1620 कर दूं? ये सेल में मुझे आप बताएं मैंने क्यों दो एडजस्टमेंट की। एक तो सेल में पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, अगर खुदा ना खासा सेल में बैड डेट रिकवरी पड़ी होती वो भी मैंने माइनस करनी थी, क्योंकि ये तो सेल ही नहीं है ना। तो सेल में इंश्योरेंस क्लेम पड़ा हुआ था, मैंने कहा माइनस किया 1925। ये सारे एडजस्टमेंट थी नीचे वाले बुलेट की, इसलिए मैंने पहले कर दी। लेकिन इस बुलेट में आए, सेल में सेल पड़ी हुई है, ओ भाइयों पड़ी रहने दो। अगर ये लिखा होता आगे कुछ नहीं तो फिर तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। फिर हम कहते हैं सेल में सेल पड़ी हुई है, नेट ऑफ डिस्काउंट लेट इट बी। सेल में सेल में बोले 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 सेल में सेल पड़ी रहने दें, सेल में सेल ही पड़ी हुई है ना। लेकिन सेल में सेल क्या डाल के पड़ी हुई है, क्या डाल के पड़ी हुई है? और सेक्शन 113 पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ था सेल में सेल्स पड़ी होनी चाहिए सेल्स टैक्स के बगैर वाली। अब मैं क्या करूं, सेल में से ये दोनों चीजें माइनस कर दूं। सेल कितनी है? 138। इसमें एक तो पड़ा हुआ इंश्योरेंस क्लेम 19, ये तो करेक्शन है, ये सेल मेरी है ही नहीं। इसमें एक पड़ा हुआ है सेल्स टैक्स, मुझे सेल्स कौन सी चाहिए? सेल्स टैक्स के बगैर वाली। ये मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है, इनटू 1. शर्मिंदा ही किया इस फिगर ने। 11,000 लेके आ रहा है गवर्नमेंट ने कहा कम से कम एक, शर्मिंदा ही किया, इतनी मेहनत से ये फिगर निकाली है। मेरे भाइयों खुदा के लिए जिंदगी को मुश्किल ना समझना। जो बच्चा इस फिगर को माइनस करना भूल जाएगा, इसे यहाँ पे 1.25% लगाने के पूरे मार्क्स मिलेंगे। 0.25 मार्क्स कट जाएगा जो बंदा ये माइनस नहीं करेगा। इस एडजस्टमेंट के नंबर होते हैं, ये करने के नंबर इतने नहीं होते जितने इस पोस्टिंग के नंबर होते हैं कि इस बच्चे को लगाना आता है सेल का। जो 1,38,000 पे भी लगा के आएगा 1.25 आएगा, उससे भी खुश होगा, कहेगा चलो इसको इतना तो पता था, बाकियों को ये भी नहीं पता था। तो खुदा के लिए मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूं, ये मैंने यहां माइनस किया है, ये मैंने यहां माइनस किया है। कोई इक्का दुक्का अगर पूरे सवाल में ऐसी एडजस्टमेंट हुई है तो अपने दिमाग के अंदर ये नहीं लेके मेरे टैक्स का क्या बनेगा, बस इस वजह से आगे तैयारी भी इफेक्ट होती है। आधा सवाल सही करना होता है पेपर में। डन। 19,250 में से 1925 है। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट नहीं आता तो ये जरूर मसले की बात है पास फेल होने वाली। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आती ये मसला नहीं है। फॉर्मेट क्या है? नॉर्मल टैक्स निकालें, उसमें से पुराना पहली दफा जिंदगी में आया ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स माइनस करें, फिर जो फिगर आए। अब ये बंदा लेके कितने आ रहा है, इस तरह लिख लें, इस तरह इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों ये लेके कितने आ रहे हैं 11,000 वर्सेस इस तरह लिख लें 11,000 ला रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए कम से कम 1,600 तो ले आओ, तो वो ऑलरेडी कितने आ रहे हैं 11,000। तो फिर अब कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। अब तो बड़े हो गए, मैं सेल्स टैक्स पढ़ लिया, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, वो ऑलरेडी ला ही ज्यादा रहा था। तो अगर ये 12,000 होता ना, फिर कैरी फॉरवर्ड मिनिमम होता, वो अगले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड बनता। जी क्रिस्टल क्लियर? तो हाथ खड़ा कर दें ये फॉर्मेट। हाइब्रिड प्लीज, हाइब्रिड हाथ खड़ा करें। क्रिस्टल क्लियर? ओके चलिए जी, सवाल खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वो और तो कोई है नहीं। एक एंड पे टैक्स माइनस करना था, एडवांस टैक्स, वो तो कर दें, वो का मसला, वो उनका इस फॉर्मेट से उसको कोई ताल्लुक नहीं। 500 इसका ऊपर वाले फॉर्मेट से कोई ताल्लुक नहीं, ये अलग चीज है। 10 वो जो प्लांट के ऊपर पे किया था। मीटिंग हुई 4:45 बजे और 4:45
और 815। हाँ हाँ, कैपिटल गेन में 2 पॉइंट रहते हैं, उसके आई कैप को ईमेल की हुई है, मुझे सारा पता है जो मैंने करवाना है भाई। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कोई लॉसेस का डालने, तो वो भी सुनो जरा वॉइस नोट। भाई आपने तो वो सवाल भी नहीं डाले जो मैंने कहे थे, मेरे वॉइस नोट सारे दोबारा सुनो। 3 सवाल तो मैंने आपको कहे हैं डालने को, और वो जो आपने खुद बनाए हैं वो तो बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड नहीं है। ओके, आकाश कुमार वाला सवाल निकालना है। पेज नंबर बताएं। 487। लॉसेस का आखिरी न्यूमेरिकल है पास्ट पेपर का। अब मैं वॉइस नोट नहीं सुन सकूंगा, आप टाइप करना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। ओके जी, खोलें वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बताएं जी लॉस कितने? 87। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन फॉर लेट डिलीवरी कस्टमर। बताएं जी कस्टमर को लेट डिलीवरी पे की है, क्या ये जुर्माना गवर्नमेंट को पे किया है या दूसरा कोई जुर्माना है? ये लेस सही हो चुका है ना, तो दोबारा लेस कर दें या इग्नोर कर दें? अगली एडजस्टमेंट को फ्रेश माइंड के साथ इंशाल्लाह कल करेंगे। कमीशन ऑफ 2.5, इसके लिए एक लाइन छोड़ दें, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, और सेक्शन 21 में एक रिवीजन करनी पड़ेगी, तो इसके साथ कल लिख लिया। फ्रेट चार्जेस हैं 12 लाख रुपए के, फ्रेट चार्जेस हैं 12 लाख रुपए के। बताएं जी फ्रेट चार्जेस कैश में, फ्रेट, ट्रेवल फेयर, यूटिलिटी बिल्स वगैरह कैश में पे किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल कैश में पे किए जा सकते हैं। अब क्या करें? सही माइनस हुए में, तो लेट देम बी, इनको माइनस हुआ रहने दें। क्या है? फ्रेट चार्जेस। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जो एडजस्टमेंट हमने छोड़ी है उसके लिए, लेस फ्रेट चार्जेस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस होगी हुई है, सही है, नोट करें घर जाके। आगे चलें, नोट्स कर लें भाई, अगर आएंगे चले, मर्जी है देख लें। अच्छा, अदर इनकम में इंश्योरेंस क्लेम पड़ा होना चाहिए, या अदर इनकम के अंदर जो है वो टैक्स वालों का गेन लॉस पड़ा होना चाहिए? गेन लॉस पड़ा होना चाहिए। माइनस करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकम में पड़ा हुआ है। इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बीवी, किसी चीज की अकाउंटिंग बीवी थी 6, ये देख लो सर, किसी चीज की अकाउंटिंग बीवी थी 6,
और वो हमने डिस्ट्रॉय हो गई, वो इंश्योरेंस क्लेम उसका आया 6। वैसे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस फिर 0 आया होगा। अकाउंटिंग बुक वैल्यू कितनी थी चीज की? 6। और इंश्योरेंस क्लेम भी, तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस कितना आया होगा? 0। लेकिन हमने पूरा इंश्योरेंस क्लेम इनकम में डाल दिया, जो डाल दिया उसको निकाल दें बस। अब इसको क्या करें, ऐसे तंग करने के लिए लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग बीवी। अकाउंटिंग वालों की बीवी कितनी है? 6। तो अकाउंटिंग वालों को पैसे कितने आए होंगे? 6। तो अकाउंटिंग वालों को गेन लॉस कितना आया? 0। लेकिन उन्होंने वो 0 डालने के बजाय पूरा इंश्योरेंस, पर ठीक है आगे चलें। 8 नवंबर को रिसीव हुआ है हमारे साल, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल जो कि मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये व्हीकल पिछले सवाल की मशीन की तरह नहीं है, ये इस्तेमाल होकर डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे। द कॉस्ट, ओ तेरी खैर भाईजान, जब कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दे देना तो फिर आप कहां पे जाया करें, फिर आपको लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट भी दे दी है, बड़ा अच्छा हो गया, वो एडजस्टमेंट भी आ गई, ये एडजस्टमेंट भी आ गई, ये दोनों रिवाइज होगी। द कॉस्ट, और कल वाली क्लास के अंदर भी किसी तरह गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई थी, गाड़ी को पता नहीं बिकी थी, क्या हुआ था, तो वो सारा इकट्ठा तीनों सवाल एक ही तरह के आ गए। द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन, भाई जब गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाए ना, इंश्योरेंस क्लेम आए, तो फिर आपने बेचने के वक्त फेयर मार्केट वैल्यू को, द कॉस्ट एंड, बल्कि ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी होती, उसकी जगह आपने ऐसे एरो खींचे, 8 की जगह आपने क्या देखना होता है? अभी जो सवाल कराया था आपको उसमें तो फेयर वैल्यू दी भी नहीं हुई थी, बल्कि गाड़ी कितने की खरीदी थी? 10 मिलियन की। और तेरे खैर गाड़ी की टैक्स बीवी नहीं दी। आप लोग अगर रिवीजन करेंगे एक सिटिंग में चैप्टर 18 की, तो आपको पता चलेगा आमतौर पर टैक्स बीवी दी होती है चीजों की। यहां गाड़ी की टैक्स बीवी दी है, या उल्टा गाड़ी की कॉस्ट दे दी है और डेट ऑफ, ओहो, मेहनत करके टैक्स बीवी निकालनी पड़ेगी। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस आपने उल्टा दिया, अब काम सीधा सीधा रह गया, सिर्फ टैक्स वालों का गेन लॉस निकालना है। वर्किंग नंबर 2, गाड़ी खरीदी कितने की थी? 10 मिलियन की, लेकिन आपको पता है काट के 7.5 मिलियन। गाड़ी पे इनिशियल अलाउंस नहीं होता। 2019 की डेप्रिसिएशन बताएं। अच्छा, यकम अक्टूबर 19 को खरीदा, यकम अक्टूबर 19 को खरीदा, तो 20 की डेप्रिसिएशन बताएं। ये 1.1 तो याद हो गया, जब भी गाड़ी 75 लाख की होती है ये डेप्रिसिएशन आती है, मुझे तो याद हो गया, पिछली क्लास में भी यही थी जी। अच्छा, हमारा साल कौन सा है? 22। तो कब तक डेप्रिसिएट करेंगे? 21 तक। 15%। अच्छा, ए इधर देखिए एक मिनट, टैक्स वालों का गेन लॉस कैसे निकलता है? टैक्स वालों का, जब गाड़ी एक मिनट बीवी को नहीं देखे ना यार, इधर देखो ना यार, लिख लेना बाद में यार। भाई अब गाड़ी की बीवी आप वही ले लें, कोई मसला नहीं। टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए वर्किंग 3, गाड़ी की बीवी वही ले लें, लेकिन कंसिडरेशन बड़े औखे तरीके से निकलती है। कंसिडरेशन निकलती है, अल्लाह आपका भला करे, चैप्टर नंबर 8, कंसिडरेशन बड़े अजीब तरीके से निकलती है। जब गाड़ी जब गाड़ी 7.5 मिलियन से महंगी खरीदी हो, तो हमारा 163 पेज इधर है, ये किया था लास्ट क्लास में। A is the amount received on disposal of vehicle. What is the amount received on disposal of vehicle? 6. B is the 7.5 million. C is the actual cost. So what is B? And C is, चलेंगे नोट।
गाड़ी बेचने पे कितने का लॉस आ गया? 0.9। हिंट लिख लें, जब डेट ऑफ परचेज और कॉस्ट दी और डिस्पोजल की तो WDV निकालनी पड़ेगी। जब डेट ऑफ परचेज और कॉस्ट दी और डिस्पोजल की तो टैक्स WDV निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट दी और डिस्पोजल की तो बेचने के वक्त टैक्स WDV निकालनी पड़ेगी। ओके जी, बताएं माय डियर, क्या आ रही है फिगर जो फेस के ऊपर आएगी? नहीं, डेप्रिसिएशंस नहीं लेके जाने, डेप्रिसिएशन तो दोनों पिछले साल की हैं। डेप्रिसिएशंस तो हमारे साल की में तो डेप्रिसिएशन नहीं होती बेचने के साल में, तो लेस लॉस कर दें। लॉस ऑन व्हीकल 0.9। अब दोबारा खुला खुला कर लें काम को। ये कुछ थोड़ा थोड़ा जरा कॉन्फिडेंस बन रहा है या लूज कॉन्फिडेंस बन रहा है? ओके आगे चलें। ये चीजें याद आ रही ना, कोई रिवाइज तो नहीं जरूरी की हम, इसीलिए तसल्ली से चल के दिखा रहे हैं चीजें जहां जहां देख। अच्छा यार, बैड डेट रिकवरी का ना वो फॉर्मूले ना लगाया करें। इसमें आप मेरे से एक रूल सुने, आज मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया हुआ है, वो लगाया करें। चुप करके अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम इस साल की कितनी है? 16.8। इग्नोर फहीम, पहले हमें शमीम चाहिए। तो अमाउंट रिकवर्ड अकाउंटिंग वालों की है, अकाउंटिंग वालों ने अमाउंट रिकवर्ड डाली हुई है इनकम में, ऊपर लिखा हुआ है उसने अमाउंट रिकवर्ड। तो एज अ स्टेप 1 अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टा दिया करें, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टा दिया करें। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। भाई देखो कोई और पेन। नहीं है उस्मान, उस्मान है, पेन नहीं है। जी, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दें। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी किससे? शमीम से। कितनी? अब सारे फॉर्मूला सुने, इधर देखें इधर देखें इधर देखें, इधर इधर इधर, एक मिनट। अब आपने क्या करना है? अब आपने एड लेस का साइन नहीं लगाना। ओ भाई इधर देखें,
अब आपने एडलेस का साइन नहीं लगाना। अमाउंट रिकवर्ड बताएं 16.8, इधर लगाएं माइनस का साइन। एक्चुअल बैड डेट देख ही नहीं रहे इधर, देख ही नहीं रहे इधर। अमाउंट रिकवर्ड 16. एक्चुअल बैड डेट 19.2 माइनस प्रीवियसली अलाउड, इधर देख ही नहीं रहे, माइनस प्रीवियसली अलाउड 13.2 19.2। अगर ये जवाब पॉजिटिव आ जाए तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ये जवाब नेगेटिव आ जाए तो बोलें अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन। बस वो फॉर्मूले ना लगाया करें। पॉजिटिव 10.8, नेगेटिव 19 और 13 का डिफरेंस 6 हो गया ना, 16 में से 6 माइनस करते हैं तो पॉजिटिव 10 आ रहा है ना, तो नहीं क्या कर रहे हैं, 19 और 13 का डिफरेंस 6। वो याद है, द अमाउंट रिकवर्ड एक्सीड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड प्रीवियसली अलाउड डिडक्शन, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इतना तो मैंने भी अपने पेपर की तैयारी की हुई है। एड टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी, ये बीडीडी नहीं था, बीडीआर था। तो अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दें और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम डाल दें। अब यही सलूक किसके साथ करें, शमीमा के साथ। अच्छा फहीम है दूसरा, फहीम शमीम के साथ हो गया है, फहीम के साथ करें। क्या करना है फहीम के साथ, फहीम की अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम बताएं। फहीम की पहले इसको उल्टाएं तो सही ना। अब किसकी बैड डेट रिकवरी इनकम चाहिए, अच्छा वो जरूरी नहीं वो इनकम निकले, वो कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड, और किताब पे देखें माइनस का साइन लगाएं। एक्चुअल बैड डेट माइनस प्रीवियसली अलाउड, नेगेटिव 3.4। इसको आप कह दें टैक्स वालों का, नहीं बैड डेट रिकवरी नहीं भाई, अब मैं क्या करूं, इसका नाम टैक्स वालों का बैड डेट। नहीं तो आप अलग अलग सेक्शंस डाल देना, फिर अलग अलग सेक्शंस डालें, वो तो हमने उसको गवर्न करना ना। ओके ये आसान तरीका नहीं, वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके भाई रेंट है 21.6 मिलियन का, इसको तो पहले उल्टाए ना, बाकी फिर बाद में देखते हैं। 21.6 मिलियन का रेंट है, इसको क्या कर दें लेस, रेंट उल्टा दी। रेंट ऑफ 21.6 आकाश ने फैक्ट्री बिल्डिंग लीज पे दिया अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। ये इनकम फ्रॉम किराए पे कब दी है, साल के पहले दिन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को जरा साइड पे रखते हैं और इनकम फ्रॉम वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी रेंट बताएं कितना है इसका, 1.8 कितने महीने किराए पे रही, 21.6। अच्छा एक रूल सुनिएगा आज, पूरी अकाउंटिंग में हर जगह, पूरे टैक्स में हर जगह बिजनेस के चैप्टर में से डिडक्शन माइनस कर सकते हैं और किसी चैप्टर में नहीं, सिवाय अदर सोर्स के चैप्टर के। वहां अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दी है तो वहां भी डिडक्शन माइनस कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चैप्टर में डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेस
आकाश लीज आउट फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट, इस लाइन को हाईलाइट करके पता चला कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब एक्चुअल रिपेयर माइनस होगा, रिपेयर अलाउंस नहीं, यहाँ माइनस होगा। द बिल्डिंग वॉज परचेज्ड फॉर 85 मिलियन, बहुत पहले 16 अगस्त 19 को बिल्डिंग खरीदी थी और प्लांट हमने सेकेंड हैंड खरीदा है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, और वो इसी साल खरीदा है, प्लांट इसी साल खरीदा है। और बिल्डिंग कब खरीदी थी? भाई मैं आज मजबूर हूं, मैं आपको शॉर्टकट पिछली क्लास में बता दिया था, मैं आज शॉर्टकट ही चलाऊंगा। टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें, बस वो कॉन्सेप्ट। क्या खरीदा था? बिल्डिंग कितने की? 85 की। अच्छा, अगर 85 की बिल्डिंग थी, ये कब खरीदी थी? कब खरीदी थी? भाई एक मिनट देख लिया करो यार, समझ लिया करो, ये कब खरीदी थी? यकम अगस्त 16 अगस्त 19। पहली दफा कब डेप्रिशिएट हुई होगी? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए। तो ये किस चीज की डेप्रिसिएशन है? डेप्रिशिएट होके कितने % रहेगी होगी? किस साल खरीदी? किस दिन है? 16 अगस्त। ये 30 जून 20 की WDV है, ये 30 जून 20 की। इसको मल्टीप्लाई करें 90% से, ये 30 जून 21 की WDV है। ये अकाउंटिंग की क्लास में सीखे कभी? ये 30 जून 21 की WDV है। हमारा साल कौन सा है? 22। बस क्लोज कर दें। इस पर डेप्रिसिएशन रेट अगर आप इसमें 90% फिर लगा देंगे तो ये WDV निकल आएगी हमारे साल के एंड की, उसका अचार डाल लें। WDV का तो कुछ भी नहीं करना। मुझे बताएं, अच्छा यार जिनको स्यापा हो रहा है ना, वो ये देख लें, 85 में से बताएं 10% कितने हैं? 8.5। नहीं, आप लोग नहीं शॉर्टकट सीखने, ना सीखें। 8 और ये कितने? कराएं 76.5, फिर 10% माइनस करें 7.7। आप बता दें WDV क्या निकल आई? 60, और इधर भी कितनी निकल रही है? 68 इस पे हमारे साल का डेप्रिसिएशन का रेट लगा दें, वो कितने? 10%, 6.9 या इंटू 10%। कितने लोग कह रहे हैं सानू लंबा तरीका ही सही है? बट ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो लंबा तरीका कर लें। कॉस्ट को 90% से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी? पहले साल के एंड की बीवी। फिर 90% से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी? दूसरे साल की बीवी। एक्सीलेंट। पिछले साल की बीवी, पिछले साल की बीवी पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन का। तो मुझे तो डेप्रिसिएशन चाहिए ना सिर्फ बिल्डिंग की, हमारे साल की। कितना कहते हैं नहीं यही ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग इस तरह 6.9 घर में निकाल लीजिएगा। लेकिन मुझे बताएं, मैंने वो पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस क्यों की हैं? क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी ना, बिल्डिंग पुरानी थी तो उसकी डेप्रिसिएशन तो WDV पे ही निकलती है। चलें जी आगे, बोलें जी आगे। फिगर, बस फिगर बताएं, आगे सवाल में क्या दी हुई है? फिगर क्या दी हुई है? क्या है ये? 34 प्लांट की कॉस्ट 30। इनिशियल अलाउंस क्यों नहीं माइनस कर सकता इसका? सेकंड हैंड है। 34 इंटू जी 5.1। आगे चलें। रिपेयर यहां और कोई खर्चा? बस रिपेयर यहां कितनी माइनस होगी? फुल 6.4। कल हम 8 बजे क्लास शुरू करेंगे, फिर 8:15 8:30, चलो 8:30 तक कर लो। 8:30 तक आपका वेट करेंगे, फिर कोई मसला तो नहीं ना? आ जाएंगे इंशाल्लाह 8:30 तक ना। 8 से नहीं, फिर अगर आप लेट हो गए ना तो फिर आपसे नहीं हो सकेगा वो जो न्यूमेरिकल हमने शुरू कराना है।
वो क्लास तो वही हमारे 10:30 खत्म हो जाती है। 8 बजे शुरू कर देंगे हम, थ्योरी शुरू डिस्कस कर लेंगे और मैक्सिमम आधा घंटा आप लोगों का वेट कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, बस 8:30 अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आप 9:30 बजे आराम से आइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल करना है, मुझे एक रह गया मेरे पास, फिर आप 9:30 बजे आइएगा, फिर फायदा नहीं होगा बीच में, क्योंकि उस न्यूमेरिकल में एक रिदम बनता है पूरा, और फिर 9:30 के बाद जो टाइम बच जाएगा इस सवाल को पूरा कर लेंगे। ओके जी माय डियर। PJC's liabilities include 14 मिलियन एंड 17 मिलियन फॉर अ परचेज ऑन 18 मार्च 18। ये बड़ी कमाल एडजस्टमेंट है, ये एक दफा आपको करवाई हुई है न्यूमेरिकल में, पहली दफा आई है। PJC's liabilities में पड़ा हुआ है 14 मिलियन और 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड ऑन 18 मार्च 18 एंड यकम अगस्त 18। These purchases were allowed as reduction in business in their relevant years. Oh, PJC's liabilities include, इसका मतलब है स्टिल पेबल। ये जुर्म है आपका, इस जुर्म की सजा देनी है। हमने पढ़ा था कि किसी भी खर्चे को अगर आप, सेल्स टैक्स में था क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट कर दें, वो कुछ और था। इधर ये है किसी भी खर्चे को अगर आप 3 साल तक पे ना करें तो वो चौथे साल जाके इनकम में ऐड हो जाएगा, वो चौथे साल जाके इनकम में ऐड हो जाएगा। PJC's liabilities include 14 मिलियन एंड 17 मिलियन in respect of purchases made on 18 मार्च 18 एंड यकम अगस्त 18। अच्छा, ये सेक्शन जो है ना वो ये वाला था हमारे बिजनेस के चैप्टर में। पेज नंबर 177। ये हमने ये एग्जांपल की थी कि 2022 का खर्चा अगर 23, 24 और 25 में पे ना हो तो उसको 26 में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 26 में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब और अगर फिर आगे पे कर देंगे तो फिर माइनस करने की भी इजाजत होगी। टाइम हो गया, कहाँ जाना है? कौन सी? सरासिफ अपनी बंदे हैं। अच्छा बस ये एडजस्टमेंट हम कर लें। 18 मार्च 18 ये कौन सा, चलें जाएं, कोई नहीं, कल कर लेंगे। आगे सवाल पढ़ आइएगा सारा, टाइम हुआ तो कर भी आइएगा। बाकी सेल्स टैक्स का आपको पता है हमारा जो सवाल रह गया जो कल हमने करना है, उसमें एक दो जगह 25% रेट भी लगना है, तो वो अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो काफ़ी है कि करेंगे हम इंशाल्लाह उसको इकट्ठे ही। कौन सा वाला सवाल है? सुमैया वाला है, कौन सा वाला है? सरमाया, क्वेश्चन 33। तूने ऐसे लाइनें लगाई हुई हैं जैसे तूने किया हुआ सवाल। क्वेश्चन 33